नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी जेएनयू पर नए विवाद की, राम को लेकर एनडीए में मचे घमासान की, जानेंगे यूपी में मदरसे पर क्यों है योगी सरकार की नजर, योगी सरकार के खिलाफ अखिलेश का क्या है प्लान। बात करेंगे राजस्थान बीजेपी में पड़ी फूट की, भ्रष्टाचार को लेकर घिरी हिमाचल सरकार की, और बुलेटिन के आखिर में बात देश में आने वाले कोयले के संकट की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मुकदमों के बोझ से दबी है देश की अदालतें। चीफ जस्टिस एनवी रमन ने कहा, मामलों के जल्दी समाधान के लिए न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की है जरूरत। हाल ही में तेलंगाना उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में किया गया है इजाफा। केएस ईश्वरप्पा पर बटी कर्नाटक बीजेपी। पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने किया ईश्वरप्पा का समर्थन, कहा बेदाग साबित होंगे ईश्वरप्पा। भोपाल में गरजे किसान नेता राकेश टिकैत, देश के किसानों को आंदोलन करने के लिए तैयार रहने को कहा दिल्ली की तरह भोपाल में करेंगे घेराव, हर राज्य की राजधानी का हो घेराव। सोनिया गांधी ने कांग्रेस को मजबूत करने का उठाया बीड़ा, पार्टी के डिजिटल सदस्य के तौर पर कराया अपना नाम दर्ज, संगठन चुनाव में लेंगी हिस्सा। सोनिया से पहले पूर्व पीएम मनमोहन सिंह बने सदस्य। तो अब सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। जेएनयू में शुरू हुआ विवाद थमता नहीं दिख रहा है। रामनवमी पर खाने को लेकर शुरू हुए विवाद में अब हिंदू संगठनों की भी एंट्री हो गई है। आज सुबह जेएनयू के बाहर अलग ही नजारा दिखाई दिया। भगवा ब्रिगेड ने यहां हल्ला बोल दिया। जेएनयू के बोर्ड पर लिख दिया गया भगवा जेएनयू, जिसके बाद पूरे देश में हंगामा मच गया। देश भर में भगवा के नाम पर जो आतंक मचा हुआ है, उसमें अब जवाहरलाल यूनिवर्सिटी भी शामिल हो गई है। जेएनयू को भी भगवा के रंग में रंगने की साजिश रची जा रही है और ये सब यूनिवर्सिटी प्रशासन की नाक के नीचे हो रहा है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के बाहर भगवा झंडे और कई सारे पोस्टर लगाए गए हैं जिन पर भगवा जेएनयू लिखा है। अभी रामनवमी पर कावेरी हॉस्टल में नॉनवेज खाना परोसे जाने से रोकने को लेकर हिंसा हुई थी। लेफ्ट विंग के छात्रों ने आरोप लगाया था कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने हॉस्टल में आकर मेस स्टाफ को नॉनवेज परोसने से रोका था और वहां मौजूद छात्रों पर हमला किया था। वहीं एबीपी के सदस्यों ने आरोप लगाया था कि लेफ्ट विंग के छात्रों ने रामनवमी के अवसर पर हो रही पूजा को रोकने की कोशिश की थी। ये मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अब विश्वविद्यालय के बाहर भगवा झंडे और कई सारे पोस्टर लगाए गए हैं जिन पर भगवा जेएनयू लिखा है। ये झंडे और पोस्टर जेएनयू के बाहर वाले रोड और मुख्य गेट के करीब लगाए गए हैं। इन्हें हिंदू सेना ने लगाया है। हिंदू सेना के उपाध्यक्ष सुरजीत यादव ने इस मामले पर बयान भी दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि जेएनयू में भगवा का अपमान विरोधियों ने किया है। ये लोग सुधर जाए, भगवा का अपमान करने की कोशिश ना करें। हम आपका सम्मान करते हैं, प्रत्येक धर्म और विचार का सम्मान करते हैं। जिस तरह से भगवा रंग का अपमान किया जा रहा है उसे हिंदू सेना सहन नहीं करेगी। हिंदू सेना के उपाध्यक्ष इस पूरे मामले में सियासत कर रहे हैं और जानबूझकर छात्रों को उकसा रहे हैं। तो वहीं इस मामले पर दिल्ली पुलिस ने कहा है कि आज सुबह पता चला है कि जेएनयू के पास सड़क और आसपास के इलाकों में कुछ झंडे और बैनर लगाए गए हैं। हाल की घटनाओं को देखते हुए इन्हें तुरंत हटा दिया गया है और उचित कानूनी कार्रवाई की जा रही है। हिंदू सेना के लगाए भगवा झंडे हटा दिए गए हैं, जेएनयू का बोर्ड भी साफ कर दिया गया है। पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है, लेकिन पुलिस का रिकॉर्ड बताता है कि जेएनयू के मामले में कार्रवाई के नाम पर कोई काम नहीं होता है। भगवा ब्रिगेड में शामिल लोगों पर एक्शन शायद ही होगा, क्योंकि ये लोग खुद को हिंदुत्व का ठेकेदार बताते हैं। बीजेपी का इन्हें साथ मिला हुआ है। बीजेपी हिंदुत्व और भगवान राम की बात करती है, लेकिन उसके सहयोगी ही राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा जेडीयू सरकार के सहयोगी जीतन राम मांझी ने भगवान राम को लेकर एक बार फिर विवादित बयान दिया है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम के प्रमुख जीतन राम मांझी ने कहा है कि वो भगवान राम को नहीं मानते हैं। हालांकि उन्होंने खुद को माता शबरी का वंशज बताया है, लेकिन राम को वो एक काल्पनिक पात्र मानते हैं। गुरुवार को बिहार में एक कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री और हम के मुखिया जीतन राम मांझी ने छुआछूत की समस्या पर बात करते हुए कहा कि जो लोग राम को मानते हैं वो दलितों का झूठा क्यों नहीं खाते हैं। जीतन राम मांझी ने कहा, हम तुलसीदास जी को मानते हैं, वाल्मीकि जी को मानते हैं, लेकिन
राम को हम नहीं मानते। कहानी है, राम ने शबरी का झूठा खाया था। आज हमारा छुआ हुआ तो खाइए आप, आज हमारा छुआ हुआ नहीं खाते हैं। यही राम की बात करते हैं आप। अपने हित में बड़े लोगों ने हम लोगों को बांट दिया है शासन करने के लिए। गौरतलब है कि मांझी ने पिछले साल भी इस तरह का विवादित बयान दिया था और कहा था कि वो राम को भगवान नहीं मानते। भगवान राम को काल्पनिक चरित्र बताते हुए मांझी ने कहा था कि वो कभी उनकी पूजा नहीं करते हैं और अपने समर्थकों से भी राम की पूजा नहीं करने को कहते हैं। इसी दौरान उन्होंने ब्राह्मणों को लेकर भी विवादित बयान दिया था, जिस पर खूब राजनीति हुई थी और बाद में मांझी ने ब्राह्मणों को भोज देकर मामला संभालने की कोशिश की थी। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार भाजपा के सहयोगी होने के बावजूद राम के अस्तित्व को नकार कर मांझी राजनीति में कैसा तूफान खड़ा करते हैं। मांझी राम के भगवान होने पर सवाल कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी को इस समय राम की नहीं मदरसों की चिंता हो रही है। यूपी में योगी सरकार अब मदरसों पर लगाम कसने की तैयारी कर रही है। मदरसों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की भर्ती का नया प्लान तैयार किया गया है, जिससे मदरसे सरकार के नियंत्रण में पहुंच सकते हैं। तो क्या है योगी सरकार का प्लान, देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार में दोबारा सीएम की कुर्सी पर काबिज हुए योगी आदित्यनाथ कितना भी कहें कि उनके राज्य में भेदभाव नहीं होता है, लेकिन सरकार की नीतियां योगी सरकार की पोल खोलने के लिए काफी हैं। चाहे फिर वो बुलडोजर का मामला हो या फिर पुलिस या कार्रवाई, जहां धर्म के आधार पर ही एक्शन तय किया जाता है। ऐसा ही मामला है मुस्लिम मदरसों का, जो सरकारी अनुदान से सालों से यूपी में चल रहे हैं, लेकिन अब इन मदरसों पर भी सरकारी कब्जे की तैयारी योगी सरकार ने कर ली है। सुधार के नाम पर अब राज्य के मदरसों में जो कदम उठाए जा रहे हैं वो सवालों के घेरे में है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने अब मदरसा शिक्षकों की भर्ती की व्यवस्था में लगाम लगाने की तैयारी कर ली है। इसके लिए योगी सरकार ने शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी की तर्ज पर मदरसा शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी MTET को लागू करने का फैसला कर लिया है। इस परीक्षा को उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षक परिषद कराएगा। MTET पास करने वाले अभ्यर्थी ही मदरसों में शिक्षक बन सकेंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार में अनुदानित मदरसों में शिक्षकों के पद भरने का अधिकार मदरसा बोर्ड की प्रबंध समिति के पास था, लेकिन सरकार को लगता है कि मदरसा प्रबंधक शिक्षकों की भर्ती में अपनी मनमानी करते हैं। ये तो सिर्फ बहाना है। असली वजह ये है कि सरकार मदरसों में भी अपने नुमाइंदे बैठाना चाहती है और अपनी मर्जी चलाना चाहती है, इसलिए ये बदलाव किया जा रहा है। सरकार की माने तो मौजूदा व्यवस्था से मदरसों में योग्य शिक्षक नहीं आ पाते हैं, जिसका असर मदरसों की शिक्षा पर पड़ता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसी वजह से मदरसा शिक्षकों की भर्ती के नियमों में बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है। इसके लिए उत्तर प्रदेश अरबी फारसी मदरसा मान्यता प्रशासन एवं सेवा विनियमावली 2016 में जरूरी संशोधन करने जा रही है। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद ने बताया कि मदरसों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए MTET का नियम लागू किया जा रहा है। इसके लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद MTET कराएगा। उसके बाद इस परीक्षा में जो अभ्यर्थी पास होंगे वो मदरसा शिक्षक बनने के योग्य होंगे, जिस प्रकार TET में होता है। यानी मदरसों में अब जितने पद भी खाली हैं या भविष्य में रिक्त होंगे, उनमें MTET पास करने वाले अभ्यर्थी ही शिक्षक बन सकेंगे। उन्होंने बताया कि इसका प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा जा रहा है। अब मदरसों में शिक्षकों को भी पात्रता परीक्षा पास करनी होगी। वैसे योगी सरकार में अभी अल्पसंख्यकों को बहुत परीक्षा देनी पड़ सकती है, तो योगी सरकार की परीक्षा लेने की तैयारी सपा ने शुरू कर दी है। आज सपा चीफ अखिलेश यादव अपने पिता मुलायम सिंह से मिले और योगी सरकार के खिलाफ संघर्ष शुरू करने का ऐलान कर दिया। यूपी चुनाव में हार से सपा के हौसले पस्त नहीं हुए हैं। मुलायम सिंह यादव की पार्टी फिर से खुद को मजबूत करते हुए एक अभियान के सहारे कमबैक करेगी। सपा की रणनीति क्या रहेगी, इसको लेकर अखिलेश यादव ने पिता के सामने एक्शन प्लान बताया। गुरुवार को मुलायम सिंह मैनपुरी पहुंचे थे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और जीत का मंत्र दिया और पार्टी के लिए कड़ी मेहनत करने का जोश बढ़ाया। मुलायम सिंह ने कहा कि सभी समर्पण के साथ काम कर रहे हैं, जीत या हार तो होती रहती है। तो वहीं इस मौके पर अखिलेश ने कहा, भाजपा सरकार की नौकरी केवल विज्ञापन में है। प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहद खराब है। अयोध्या में बेटी के साथ हुई घटना में परिवार को न्याय नहीं मिला। बैंकों की तिजोरी में लूट हो रही है। साथ ही अखिलेश ने यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाया और पूछा कि बीजेपी में ही गाजियाबाद के बैंक के लॉकर से लूट हो गई। भाजपा सरकार बताए कि अर्थव्यवस्था कब सुधरेगी और लूट कब बंद होगी। अखिलेश ने योगी सरकार पर राज्य में बढ़ते अपराध को लेकर भी कई सवाल उठाए और योगी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। हालांकि अपने चाचा शिवपाल यादव के
बीजेपी में जाने की खबरों के बारे में पूछे जाने पर अखिलेश ने कहा कि मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। तो वहीं आजम खान के समर्थकों की नाराजगी को लेकर भी उनसे सवाल किए गए, जिन्हें अखिलेश ने सिरे से खारिज कर दिया। आपको बता दें कि आजम खान और उनके समर्थक नेता फिलहाल अखिलेश से नाराज चल रहे हैं। खबरों की माने तो जेल में बंद आजम खान अपनी नई पार्टी भी बना सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो चाचा शिवपाल का बीजेपी में जाना और आजम खान का सपा छोड़ना अखिलेश की सपा के लिए राजनीतिक संकट खड़ा कर सकता है। लेकिन फिलहाल अखिलेश इन खबरों पर खामोश हैं और सीएम योगी से टक्कर लेने की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव योगी सरकार से दो हाथ करने को तैयार हैं। इसके साथ ही सपा लोकसभा चुनावों की तैयारी में जुट गई है, लेकिन बीजेपी की नजर लोकसभा चुनावों से पहले उन राज्यों पर है जहां विधानसभा चुनाव करीब है। यूपी से सटे राजस्थान में अगले साल चुनाव होने हैं, लेकिन चुनावों से पहले बीजेपी मुश्किल में घिरती दिख रही है। पार्टी दो हिस्सों में बंटती दिख रही है। राजस्थान बीजेपी में हलचल पहले ही बनी हुई है, जिससे पार्टी आलाकमान पहले ही परेशान है और लगातार डैमेज कंट्रोल की कोशिश में लगे हैं। लेकिन हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जहां एक तरफ प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और उनके समर्थक उन्हें सीएम फेस प्रोजेक्ट करने की जिद पर अड़े हुए हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे वसुंधरा गुट को झटका लग सकता है और उनकी एक टिप्पणी ने राजस्थान की सियासत में कयासों को तेज कर दिया है। दरअसल राजस्थान के प्रदेश पदाधिकारियों और मोर्चे के नेताओं को संबोधित करते हुए बीएल संतोष ने कहा कि संगठन से बड़ा व्यक्ति नहीं है, चुनावों में जीत संगठन से होती है। ऐसे में संगठन की मजबूती पर ध्यान रखना होगा। बेवजह की बयानबाजी से पार्टी को नुकसान होता है, इसलिए बयानबाजी करने से परहेज करना चाहिए। पार्टी को एकजुटता दिखानी होगी। यानी संतोष ने साफ कर दिया कि जीत किसी के चेहरे या नाम पर नहीं मिलती है, संगठन को मिलती है। हालांकि अपनी इस टिप्पणी में उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इसे पूर्व सीएम वसुंधरा राजे से जोड़कर देखा जा रहा है। गौरतलब है कि पिछले दिनों वसुंधरा गुट ने शक्ति प्रदर्शन भी किया था और वसुंधरा पीएम मोदी और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने पहुंची थी, जिसके बाद कयास थे कि वसुंधरा की बात बन सकती है। लेकिन बीजेपी महासचिव की इस टिप्पणी ने वसुंधरा के सपनों पर पानी फेर दिया। इतना ही नहीं, प्रदेश भाजपा नेताओं के रवैये से नाराज बीएल संतोष ने नसीहत दी कि कोई गलतफहमी में ना रहे, सबसे बड़ा संगठन होता है, पार्टी में गुटबाजी और खेमेबाजी नहीं चलेगी। अब संतोष ने तो अपना फरमान सुना दिया, लेकिन बीजेपी से नाराज गुट इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल पार्टी आलाकमान के इस फैसले से राजे गुट को बड़ा झटका लगा है, जिसके चलते पार्टी को भी बड़ा नुकसान हो सकता है। राजस्थान में वसुंधरा ने बीजेपी की परेशानी बढ़ा रखी है, तो हिमाचल में विपक्ष ने बीजेपी की मुश्किल बढ़ा दी है। राज्य में कुछ महीनों में ही चुनाव होने हैं। अभी राज्य में बीजेपी की सरकार है, जयराम ठाकुर सीएम हैं, वो चुनावी घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन उनकी सरकार भ्रष्टाचार के मामले में फंसती दिख रही है। तो देखिए क्या है मामला जिससे मुश्किल में फंस गई है जयराम की सरकार। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक दल अलर्ट हो चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस ने भी अपनों को मनाने के लिए सभी कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस की अंदरूनी कलह किसी से छिपी नहीं है। चुनाव से पहले कांग्रेस संगठन में बदलाव की चर्चाएं भी जोरों पर हैं। इस बीच कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ हमीरपुर जिले के कांग्रेसी एक ही मंच पर नजर आए। दरअसल अंबेडकर जयंती के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में जिले के सभी कांग्रेस नेता एक साथ नजर आए। हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने राजनीतिक गतिविधियां तेज कर दी हैं। मंच पर कांग्रेस के वर्तमान विधायक और पदाधिकारियों के अलावा कई नेता मौजूद थे। ऐसे में कांग्रेस की ये एकजुटता बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। तो वहीं हिमाचल की सत्ता पर काबिज जयराम ठाकुर ने हिमाचल दिवस के मौके पर जनता को 125 यूनिट तक बिजली फ्री देने का ऐलान कर दिया। तो वहीं महिलाओं के लिए बसों का किराया आधा कर दिया गया। आज जयराम ठाकुर ने जनता की नाराजगी को कुछ कम करने की कोशिश जरूर की है, लेकिन क्या इन घोषणाओं से जनता का मूड बदल जाएगा? फिलहाल तो ऐसा नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि हिमाचल की बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार और घोटालों से घिरी हुई है। हिमाचल के मुख्य सचिव राम सुभग सिंह पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। पीएमओ से भेजी गई एक चिट्ठी के बाद राज्य सरकार पर सवाल उठ रहे हैं और इस मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। तो वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मुख्य सचिव का बचाव कर रहे हैं। ये कोई पहला मौका नहीं है जब हिमाचल सरकार पर इस तरह के आरोप लगे हों। आम आदमी पार्टी भी मौजूदा सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा चुकी है। ऐसे में भ्रष्टाचार और घोटालों से घिरी जयराम ठाकुर की सरकार बैकफुट पर है।
कांग्रेस के लिए ये एक सुनहरा मौका हो सकता है जब वो सरकार की असलियत को जनता के सामने रख सकती है और बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती पेश कर सकती है। और बुलेटिन के आखिर में बात देश में कोयला संकट की आहट की। गर्मी का मौसम आते ही देश में बिजली की खपत बढ़ गई है, लेकिन कोयले की भारी कमी के कारण आने वाले वक्त में बिजली कटौती की आशंकाएं बढ़ गई हैं। देश के कई राज्यों से कोयले की कमी की खबरें सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि देश के पास केवल 9 दिन का कोयला रिजर्व है। ऐसे में ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। देश में अर्थव्यवस्था की हालत डामाडोल है। हर चीज में महंगाई लोगों को डरा रही है। गर्मियों के मौसम में नींबू खरीदने की स्थिति भी आम आदमी की नहीं है और ऐसे में ऊर्जा क्षेत्र से एक मुश्किल भरी खबर सामने आई है। मोदी सरकार ने बताया कि देश के पास केवल 9 दिन का कोयला रिजर्व है, जिसके कारण आने वाले वक्त में बिजली कटौती का संकट देश को झेलना पड़ सकता है। गर्मी के मौसम में जब बिजली की खपत बढ़ जाती है तब कई राज्यों में बिजली कटौती की समस्या पेश आने लगती है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब समेत 10 राज्यों में कोयले की कमी के चलते आने वाले वक्त में बिजली संकट गहरा सकता है। केंद्र सरकार ने भी कोयले की कमी की बात को माना है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश और पंजाब में कोयले की किल्लत नहीं है, लेकिन राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में कोयले की किल्लत है। दरअसल तमिलनाडु आयात किए कोयले पर निर्भर है, लेकिन पिछले दिनों में आयात वाले कोयले के दाम काफी तेजी से बढ़े हैं। मोदी सरकार ने तमिलनाडु से कहा कि राज्य आयात वाले कोयले पर निर्भर है तो कोयला आयात कीजिए। वहीं आंध्र प्रदेश में बिजली संकट गहरा सकता है। राज्य में कोयले का संकट है क्योंकि रेलवे से कोयला पहुंचाने में देरी हुई है। इसके अलावा राज्य के कोल प्लांट में विस्फोटक की कमी है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने कहा कि राज्य में यूक्रेन और रूस युद्ध के चलते विस्फोटक की कमी हो गई थी। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने कहा कि देश में कोयले की मांग तेजी से बढ़ी है। उन्होंने बताया कि देश में कुल मांग करीब 9% बढ़ी है। मांग जितनी तेजी से बढ़ी उतना इससे पहले कभी नहीं बढ़ी। देश में कोयले का भंडारण कम हुआ है। आर.के. सिंह ने कहा कि आज से देश का कोयला रिजर्व 9 दिन का बचा है। इससे पहले ये 14 से 15 दिन का हुआ करता था। परेशानी की बात यह है कि सप्लाई उतनी तेजी से नहीं बढ़ सकती है। इन हालात में आने वाले वक्त में देश के कई राज्यों में ऊर्जा का संकट गहरा सकता है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।